नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, जिसका कोड MPS 02 भी है। तो बिना देर की आइए शुरू करते हैं वीडियो। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इग्नू का सिलेबस है और ये आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस का लोगो है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ये पूरा आपका सिलेबस है इंटरनेशनल रिलेशंस का। देखिए, ये टॉपिक जो है ना, वो पढ़ाई से ज्यादा आपकी अपनी एजुकेशन और अपनी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इंटरनेशनल न्यूज को कितना कवर करते हैं, कितना ध्यान से पढ़ते हैं, इसके बारे में कितना जानते हैं, इस बात पर ही बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर आपकी इंटरनेशनल न्यूज की नॉलेज काफी अच्छी है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की बिल्कुल आप कवर ही नहीं करते, आप उन लोगों में से हैं जो केवल न्यूज़पेपर लेते हैं और आज IPL में कौन जीता इतना देख करके छोड़ देते हैं, तो इस पेपर में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यूनिमार्क की कोशिश रहेगी कि आपकी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाएं, इसीलिए आपके सामने लेकर के आए और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ करके आप कम से कम एफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ये सिलेबस है। ये सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसका पहला चैप्टर है रियलिस्ट एंड नियो रियलिस्ट अप्रोच। जो लोग हिंदी में पढ़ रहे होंगे उनके लिए कहा जाता होगा यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। बेसिकली अप्रोचेस को अच्छे से पढ़ करके जाना है। जब आप पेपर में बैठेंगे ना, तो आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो किसी ना किसी अप्रोच से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी अप्रोच दे रखी है, लेकिन 3 अप्रोच को आपको ध्यान से पढ़ना है। रियल अप्रोच, आइडियल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, यानी मार्क्सवादी सोच और एक उदारवादी सोच होती है और एक यथार्थवादी। तो इन तीनों अप्रोचेस को आपको डिटेल में और अच्छे से पढ़ करके जाना है। अगर आप रियलिस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं तो आपको ये मान के चलिए हंस जे मार्गेनथाउ और उनकी बुक पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, उसको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं आंसर में मेंशन कर दीजिएगा। आपके नंबर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे, नंबरों में बढ़ोतरी हो जाएगी बहुत ज्यादा। लिबरल और नियो लिबरल अप्रोच, और कई बार इन दोनों का कंपैरिजन ही पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये आ गए आपके मार्क्सिस्ट अप्रोच और न्यू रेडिकल अप्रोच, पोस्ट स्ट्रक्चरल और पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद की जो अप्रोचेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो 6 चैप्टर है, 6 के 6 क्या है, ये आपके अप्रोच से रिलेटेड है और इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। सबसे ज्यादा चांस जिसके आने के हैं वो है चैप्टर नंबर 1, यानी कि रियलिस्ट अप्रोच के आने के सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच। एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच में से बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि दुनिया आजकल इसी की बात कर MDG के बारे में आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको सुना देंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, सारा का सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको बता रहे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेन भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए इसके लिए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप पिछले कुछ सालों क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया है। जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, टिकाऊ विकास इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा विकास जो काफी टिकाऊ हो। टिकाऊ विकास का मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। इससे रिलेटेड आप बातों को जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे समाज में आज विकास हो रहा है, इससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इन सब बातों को जोड़ के आप जितने पॉइंट बना सकते हैं वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8, वर्ल्ड व्यू फ्रॉम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। तो देखो, ये जो है ये विश्व के जो पिछड़े हुए देश हैं, दुनिया को अगर आप कैटेगराइज करोगे 3 पार्ट की दुनिया होती है। एक होते हैं डेवलप कंट्री, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई। फिर आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसराइल हो गया। उसके बाद आते हैं अंडर डेवलपिंग। ठीक है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बात आती है, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आती है। तो हमें करना क्या है, इन कंट्रीज के बारे में आप कितना जानते हैं। अगर आप लैटिन अमेरिका कंट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते तो आपको चैप्टर नंबर 8 छोड़ देना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा आपको। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 को आप बिल्कुल छोड़ के चलिए, मान के चलिए कि आपको नहीं पढ़ना। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपकी एक नहीं बहुत सारे आंसर्स में हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वेपन्स या वॉर्स को कम किया जा रहा है, दुनिया से कैसे कैसे परमाणु हथियारों को खत्म किया जा रहा है, तो उसमें आपको एंड कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। जब आप रियलिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, हर वॉर के अंदर कोल्ड वॉर सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा या आंसर दे सकते हैं,
अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो आपके पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे जनरेट हो जाएंगे जो आप अपने बाकी आंसर्स में यूज कर सकते हैं और उससे आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कोल्ड वॉर के इश्यूज जो नेशनल सिक्योरिटी को लेके आए, पीस को लेके आए और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को लेकर के आए। यूनाइटेड नेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। यूनाइटेड नेशन कब बना, कैसे बना, क्यों बना, आज इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या रहे, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या रहे। तो यूनाइटेड नेशन को आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है इमर्जिंग पावर, इन इमर्जिंग पावर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इमर्जिंग पावर में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, इतने सारे देशों के बारे में दे रखा है आप, लेकिन इन सबके बारे में पढ़िएगा। आप केवल इंडिया और चाइना के बारे में पढ़ के चले जाना। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इंडिया कैसे एक इमर्जिंग पावर बन रही है या चाइना कैसे एक इमर्जिंग पावर बन गई है। ठीक है, तो आपको 2 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। अब इतना समय ही नहीं है कि आप जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील सब पढ़ो। अब चैप्टर नंबर 12 रीजनल ग्रुप्स। रीजनल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कई बार ना दुनिया के कई सारे देश मिल मिल के छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया ने हाल ही में 3 साल पहले बनाया U2I2 करके ग्रुप बनाया है, या आपने आसियान का नाम सुना होगा, आपने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा, आपने शार्क का नाम सुना होगा, बिम्स्टेक का नाम सुना होगा। तो ये दुनिया के ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, कुछ देश मिलकर के साथ में आते हैं जिनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, तो कॉमन साथ में आते हैं और कोई कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए साथ में आता है। जैसे आसियान कंट्रीज के बारे में अगर आप देखोगे तो किस लिए साथ में आई है, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अगर आप नेटो ग्रुप के बारे में बात करोगे तो नेटो ग्रुप क्यों साथ में आया है, क्योंकि उनकी अपने सिक्योरिटी रीजंस हैं। तो हमेशा साथ आने का रीजन अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों ही रीजन आपको दे रखे हैं। अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे इसमें लिखा हुआ है रीजनल ग्रुप, एक इकोनॉमिक और एक सिक्योरिटी। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे नाम बता दिया। अगर आप सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं तो आप नेटो के बारे में बता सकते हैं, वॉर्सो पैक्ट के बारे में बता सकते हैं, MTCR के बारे में बता सकते हैं। अगर आपसे वो इकोनॉमिक ग्रुप्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वहां पर यूरोपियन यूनियन के बारे में बता सकते हैं, शार्क के बारे में बता सकते हैं और आसियान के बारे में बता सकते हैं। डिटेल में आपको चैप्टर में मिल जाएगी सारी बात। ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चैप्टर नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगी। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि दुनिया आज कैसे जुड़ गई है, सब देश एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हो गए हैं, कल्चर का इंटरचेंज हो रहा है, इकोनॉमी का इंटरचेंज हो रहा है ना। जैसे हम लोग कहीं का डॉलर यूज करने लग गए, हमारे यहाँ पर कई सारे कल्चर वेस्टर्न कल्चर आ गए, तो वेस्ट के पास भी क्या हुआ, कुछ ईस्टर्न कल्चर जाने लग गया, हमारे लोग वहाँ काम करने जाने लग गए, कुछ कुछ कल्चर वो भी हमारा अपनाने लग गए। तो पूरी दुनिया में जो आपस में एक्सचेंज ऑफ कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल नॉलेज जो हुई है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में आप कैसे कैसे बता सकते हैं लोगों को, ये आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, जिन चैप्टर्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पढ़ना तो ये सब कुछ ही है आपको, लेकिन जिनको मैंने सर्कल कर दिया समझ लीजिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किया है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर को कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन को कर दिया है, और पहले जो 6 चैप्टर्स हैं जो अप्रोचेस के चैप्टर उनको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उसमें भी रियलिस्ट अप्रोच को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वैसे बेसिकली ऐसा मैंने पहले ही बता दिया है, आपकी इंटरनेशनल नॉलेज कितनी अच्छी है इसके ऊपर एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा डिपेंड करता है। इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा है दुनिया में। ठीक है, कुछ देश बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ देश बहुत ज्यादा गरीब है। तो जो गरीब देश होते हैं वो हमेशा ये आरोप लगाते हैं अमीर देशों ने हमको गरीब बना रखा है। ठीक है, तो अगर आप इसे देखिए, बेसिकली क्या है ना, ये चैप्टर ना पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स पे डिपेंड है। आप किसी आंसर को लिखते वक्त कितना अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, या उससे रिलेटेड किसी विचारक का या किसी थिंकर का नाम बता सकते हैं, वो आपके आंसर क्वालिटी को इनहेंस करता है। सिर्फ आंसर क्वालिटी को इनहेंस नहीं करेगा, वो आपके नंबरों में भी बढ़ोतरी करवा सकता है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो आप ये इंटरनेशनल इनइक्वालिटी छोड़ सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, अगर इसके बारे में पहले से आपको पता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो आप इस चैप्टर को पढ़िए, अदरवाइज चैप्टर को छोड़ दीजिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इंडिया इन अ न्यू ग्लोबल वर्ल्ड, ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बेसिकली इंडिया वाले जितने चैप्टर रहेंगे ना अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप पेपर जो है वो इंडिया में देने वाले हो, तो उसके क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं हमेशा। उसके बाद आपकी आ गई बुक 2। ठीक है, बुक 2
इस बुक 2 में से ज्यादा कोई खास बातें नहीं पढ़नी, मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 25 ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसको पढ़ के चले जाओ, पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके अलावा आप पढ़ लेना ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से पढ़ के चले जाना। और ये जो मूवमेंट्स हैं, एथनिक रिसर्जेंस एंड आइडेंटिटी वॉर, आइडेंटिटी वॉर्स दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो आप देखा ही होगा रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है। इससे अभी साल भर पीछे चला जाऊं तो अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई चल रही थी, चाइना और ताइवान बिल्कुल लड़ाई के किनारे भी बैठे हुए हैं, कभी भी हो सकती है। तो ये जो आइडेंटिटी वॉर्स हैं, इनके बारे में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप इस चैप्टर के अंदर गो थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म को पढ़ के जाना, टेररिज्म का क्वेश्चन भी आ रहा है पिछले 2-3 सालों में। तो इसके अंदर आप जो पढ़ सकते हैं वो एक तो चैप्टर नंबर 20 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, 21, 25, 29 एंड 35। ये चैप्टर्स सेकंड बुक से मैंने आपको 5 चैप्टर बता दिए हैं टोटल इसके अंदर 18 चैप्टर्स दिए हुए हैं। इन 18 चैप्टर्स में से अगर आप इन 5 चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको जो 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी। मैं जो आपको चैप्टर सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इनके आंसर सिर्फ इसी चैप्टर में काम आने वाले हैं। अगर किसी और चैप्टर का भी क्वेश्चन आता है तो आप इन आंसर्स को उसमें इमर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं किसी तरीके से, वो आपका अपना टैलेंट है, तो उसको देख लीजिएगा। तो अगर सेकंड बुक से मैंने आपको 5 चैप्टर बता दिए, फर्स्ट बुक के अंदर आते हैं, दोबारा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 15 में बहुत डिटेल में नहीं जाना, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन 2 के बारे में पढ़ लेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। उसके अलावा चैप्टर नंबर 13 ग्लोबलाइजेशन, ऊपर से पढ़ लेना है केवल, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप अच्छे से उसका आंसर लिख सकते हैं डिटेल में। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उसके अलावा पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं, पहले के 6 चैप्टर्स जो कि अप्रोचेस के चैप्टर हैं, सारी अप्रोच को आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और उसमें भी खास तौर पे कौन सी, रियलिस्ट अप्रोच। और उसके अंदर भी हंस जे मार्गेनथाउ ने जो अपनी बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग द नेशन 1948 में, उस बुक के बारे में आपकी नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं इसका आंसर आप लिख पाए। तो ये था इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। ये जो सिलेबस आपको दिया गया है इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहां पर आप जाइए, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे चैप्टर्स के आंसर्स भी आपको मिल, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको इसके बारे में डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं इसकी, ये सारे चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसका PDF भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।